हेलो दोस्तों, आपका इस आई एस सर्वोदय में स्वागत है। नीतीश कुमार। आज हमारा 19 मार्च 2023 है। आज का जो न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे हम लोग, और देखेंगे कि पीटी का हिसाब से कौन सा नोट डाउन किया जा सकता है और मेंस के लिए कौन सा टॉपिक होगा। आगे अगर बात करें हम, तो अभी हमारा 32वीं जुडिशरी के बैच स्टार्ट हुई है कल। 1 से 3 है टाइमिंग इसकी, और ये अलका मैम क्लास ले रही हैं इसमें। आगामी बैच की अगर बात करें, तो आगामी बैच हमारी 69 बीपीएससी जो है वो 26 मार्च को स्टार्ट हो गई। ये इवनिंग में टाइमिंग है इसका, 6:30 से 9 PM। तो जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगामी 69 बीपीएससी का, को बेसिक से ये जीएस फाउंडेशन बैच होगी, प्री प्लस मेंस होगी, दोनों कंबाइंड होगा। तो आप आसानी जुड़ सकते हैं इसमें बैच में। और ये बैच जो होगा हमारा, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, सारे टेस्ट करवाए जाएंगे। और संडे को फीडबैक भी सेशन होगा, जिसमें कि आपको ये टॉप पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रही, इसके बारे में कौन सा टॉपिक समझ में आ रही है, या किस वजह से नंबर कम आया, ये सारा चीज़ें आपको फीडबैक सेशन में ये दिया जाएगा चीज़ें। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कस करें और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर करें, जरूर देखें, और जितना हो सके आप लोग शेयर करने का प्रयास जरूर करें। इससे क्या होगा, जो प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं, जो आगामी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतर होगा, और जो आगामी प्रिपरेशन करेंगे उनके भी अच्छा रहेगा ये। बात करें आगे का आर्टिकल का, तो कॉलेजियम से जजों की नियुक्ति को लेकर फिर तकरार, मतलब कॉलेजियम को लेकर ये है टॉपिक। कहा जा रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जो भी कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उन्हें कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका समेत जो है विभिन्न संस्थाओं के बीच संवैधानिक लक्ष्मण रेखा की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने याद किया, कहा कि यदि कि जज प्रशासनिक नियुक्तियां करने लगेंगे तो न्यायिक कार्य कौन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है विरोधी गिरोह का हिस्सा बन चुके से कुछ सेवानिवृत्त जज और कुछ कार्यकर्ता निराश कर रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका जो है विपक्षी दल की भूमिका निभाए। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि नया कानून बनाने का मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री, भारत के चीफ जस्टिस और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के सदस्य वाली एक समिति का गठन करे। मंत्री ने, ठीक है, आगे अगर बात करें इसमें कि जजों की नियुक्ति करने की कॉलेजियम प्रणाली सबसे बेहतरीन, जस्टिस जो चंद्रचूड़ हमारे साहब हैं चीफ जस्टिस, उनका कहना है कि कोई प्रणाली पूर्ण नहीं होती है, लेकिन हमारे पास उपलब्ध सबसे बेहतरीन प्रणाली जिसे हमने विकसित किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो इस प्रणाली का उद्देश्य ये होगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, जो बुनियादी बुनियादी मूल्य है। एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि यदि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना है तो इसे बाहरी प्रभावों से बचाना होगा। कोलिजन प्रणाली के खिलाफ जो काफ़ी मुकर रहे हैं, वह एक बार इसे संविधान के परे की चीज़ भी बता चुके हैं। ये क्या है कि साउथ लॉबी के कहने पर होलसेलर को 12% लाभ का प्रावधान। यहाँ पे एक थोड़ा सा देख लेंगे चाहिए यहाँ पर, बस दो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, बस एक लाइन का, कि अगर पूछा जाए कि जो अभी जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, या तो क्या कंडीशन था उसमें, तो दिल्ली की आबकारी नीति में हुए घोटाले की मुख्य वजह होलसेलर को 12% लाभ देने का प्रावधान दरअसल साउथ लॉबी के कहने पर शामिल किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने उसके ठोस सबूत मिलने का दावा किया, और ईडी के अनुसार जिस नोट के आधार पर सिसोदिया ने अपने निजी सचिव अरविंद को मंत्रिमंडलीय सचिव समूह की रिपोर्ट तैयार करने को कहा, तो वह नोट उन्हें साउथ लॉबी ने ही बनाकर दिया। तो बस इतनी जानकारी जरूरी है इसका। और ये है कि दिल्ली आबकारी नीति में अगर देखा जाए 30% हिस्सा है दिल्ली के कारोबार में साउथ लॉबी का। बस इतना ही इसके बारे में है, बस इंटरव्यू के लिए चाहिए। एलएसी पर स्थिति बहुत नाजुक है। जो विदेश मंत्री उनका कहना है कि पूर्वी लद्दाख में चीन से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको एलएसी कहते हैं, उस पर अभी भी ये स्थिति बहुत नाजुक बना हुआ है। सेना के आकलन के अनुसार अगर देखा जाए स्थिति बेहद खतरनाक, क्योंकि बाहर तो चीन के जो सैनिक हैं भारी साजो सामान के साथ बहुत नज़दीक तैनात हैं। स्थिति तब है जब कई क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं हैं पीछे हट चुकी है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में एक आयोजन कार्यक्रम में कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि
वह और वो पूर्व चीनी विदेश मंत्री वांग ई सितंबर 2020 में बातचीत में एलएसी पर स्थिति सामान्य बनाने के प्रयास पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए थे, लेकिन अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि एलएसी पर समस्याओं के रहते दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंधों में यह स्थिति बहुत ज़्यादा चुनौती वाली और असामान्य है। इसलिए है क्योंकि 1988 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा पर गए थे, तब से लेकर 2020 तक दोनों देशों की सीमा शांति और स्थिरता की स्थिति बनी हुई थी। आगे अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक में, तो पड़ोसी देशों की ऊर्जा की जरूरत की लाइफलाइन बना भारत। मतलब भारत जो है, हमारा देश भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए ऊर्जा के स्रोतों की आपूर्ति के लिए सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। और शनिवार को भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन IBPFE का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने और बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने किया। इससे पड़ोसी देशों को सालाना 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी। PM मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में इस पाइपलाइन की ऐतिहासिक करार दिया। भारत जो है इस तरह की पाइपलाइन एक दूसरे पड़ोसी देश नेपाल के लिए भी बिछा चुका है, जबकि श्रीलंका की अधिकांश ऊर्जा जरूरतें भारत ही पूरा कर रहा है। देखिए, कहा जा रहा है 5 दशक में दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ गया। हमारा जो देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1970 से लेकर 1922 तक की अगर बात करें तो भारत की जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। इस बीच डेयरी उद्योग के कारण दूध का उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबसे बड़ा डेयरी निर्यातक बनने का लक्ष्य भी रखना चाहिए, उन्होंने कहा है। आगे अगर टॉपिक की अगर बात करें, आज का जो टॉपिक होगा, कह रहा है स्मार्ट गांव, शहरों की तरह स्मार्ट गांवों की भी जरूरत है। गडकरी साहब सड़क परिवहन मंत्रालय जो है कहा है कि भारत को स्मार्ट शहरों के साथ साथ स्मार्ट गांवों की भी जरूरत है। दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सामने आकर नेतृत्व किया। उन्होंने ये भी कहा कि कृष्णा घाटी ताप्ती और विदर्भ सच्चाई सिंचाई परियोजना के जरिए उन्होंने किसानों के लिए काम किया। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए किसानों के बच्चों के लिए भिन्न योजनाओं को लागू करना होगा। उन्होंने ये भी कहा किसानों को खाद्यान्न के साथ साथ ऊर्जा आपूर्तिकर्ता भी होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट गांव अवधारणा को भी लागू करने की जरूरत है। आगे बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स पेज पे कुछ देखेंगे। आज ये ट्यूटोरियल पे कुछ खास न्यूज़ नहीं था। तो अगर हम इकोनॉमिक्स पेज की अगर बात करें तो कहा जा रहा है रोजगार बढ़ाने के लिए NCS 2.0 लाएगी सरकार। मतलब ये क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो युवाओं को कौशल विकास और रोजगार को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार, हमारा जो सरकार है वर्तमान में, उन्हें लाया गया नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल पर युवाओं को लगातार बढ़ते विश्वास की उपस्थिति देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जल्द ही इसका नया उन्नत संस्करण NCS 2.0 लाने। इस पोर्टल से क्या होगा, देश भर के नियोक्ताओं, नौकरी तलाशने वाले युवाओं के साथ ही रोजगार से जुड़ी सेवाएं देने वाले अन्य पोर्टल को जोड़ने की तैयारी है। नेशनल करियर जो सर्विस है मोदी सरकार का मिशन प्रोजेक्ट है। इस पर युवाओं को रोजगार संबंधी सही सेवाएं दी जा रही है। इसमें रोजगार उपलब्ध कराना, करियर काउंसलिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास संबंधी पाठ्यक्रम की जानकारी भी शामिल है। इसमें अगर बात करें टोटल आंकड़ा की अगर बात करें तो इसमें 2.9 करोड़ रुपया अब तक NCS पर पंजीकरण करा चुके हैं। और बात करें NCS के जरिए युवाओं को दी जा रही रोजगार संबंधी सेवाएं, नई सेवाएं जुड़ने से नौकरी तलाशने वालों को और नियोक्ताओं को दोनों को होगा लाभ। 8.5 लाख से ज़्यादा नियोक्ता भी इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं पूरे देश में। पैकेजिंग उद्योग में जिला स्तर पर रोजगार के सृजन की संभावना। मतलब देश के पैकेजिंग उद्योग जो है 15 से 17% की वृद्धि दर से वृद्धि कर सकता है और इस क्षेत्र में जिला स्तर पर रोजगार सृजन करने की संभावना। इस उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू कंपनियों को प्रत्येक जिले में पैकेजिंग इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एशियन पैकेजिंग कांग्रेस में शनिवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के निदेशक प्रोफेसर तनवीर आलम ने कहा कि हाल में पैकेजिंग से जुड़ी सभी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं ही है। आगे बात का एक टॉपिक और है कि युवाओं को स्टार्टअप के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता भी है। मतलब कहना है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक जो अरविंद कुमार हैं, तो कहना है कि देश में विफल होने वाले स्टार्टअप की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को सरकारी कदमों के में जागरूक करने और युवाओं को स्टार्टअप के बारे में बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं कई सरकारी कॉलेजों में जाता हूं तो लेकिन वे स्टार्टअप और STPI के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा है
क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण कर सकता है यूबीएस, मतलब स्विट्जरलैंड का दिग्गज वित्तीय समूह यूबीएस संकटग्रस्त बैंक क्रेडिट स्विस का आंशिक या पूरी तरह से अधिग्रहण कर सकता है। इसको लेकर स्विट्जरलैंड के दोनों दिग्गज बैंकों की बैठक होने जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस नेशनल बैंक और नियामक फिरमा यह बात करा रही है कि इसका उद्देश्य क्या होगा कि देश के बैंकिंग क्षेत्र में भरोसा पैदा करना है। स्विट्जरलैंड के नियामकों ने शुक्रवार शाम को अमेरिका और ब्रिटेन के नियामकों को बताया कि ब्रिटेन क्रेडिट लुइस में भरोसा बरकरार रखने के लिए उनकी दोनों बैंकों के विलय को लेकर पहली योजना है। इसके अलावा दोनों बैंकों के बीच अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक का ध्यान सोमवार को शेयर बाजार खुलने से पहले ठोस समाधान निकालने पर केंद्रित था। बताया जाता है कि हाल ही में क्रेडिट स्विस वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक से $54 अरब का कर्ज लेना पड़ा था। आगे बात करें, कहा जा रहा है कोविड-19 इस वर्ष मौसमी फ्लू की तरह आएगा। डब्ल्यूएचओ का ये कहना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोविड-19 महामारी इस वर्ष स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रह जाएगी। धीरे धीरे इसका खतरा मौसमी फ्लू की तरह रह जाएगा। कोविड-19 से दुनिया भर में अब तक 70 लाख से अधिक मौतें हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ के निदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोस गैब्रियस ने शुक्रवार को जेनेवा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे विश्वास है कि हम यह कहने में सक्षम होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में कोविड-19 खत्म हो सकता है। मुझे लगता है कि हम उस बिंदु पर आ रहे हैं जहां हम कोविड-19 को उसी तरह देख सकते हैं जैसे हम मौसमी इन्फ्लुएंजा को देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा रहेगा। वायरस संक्रामक हो सकता है लेकिन गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनता। 11 मार्च 2020 को कोविड का महामारी के रूप में चिन्हित किया गया था। भारत ने नहीं तोड़े पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध। भारत ने पाकिस्तान के साथ कभी भी व्यापारिक संबंध नहीं तोड़े। यह पाकिस्तान है जिसने ऐसा किया था। यह पाकिस्तान है जिसने ऐसा किया था। हम व्यापारिक संबंधों को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह बातें वरिष्ठ राजनीतिक सुरेश कुमार ने कहा है। का कहना है कि पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त शुक्रवार को लाहौर चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री में संबोधन कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की कूटनीति पर्यटन व्यापार और तकनीक पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से पाकिस्तान से बेहतर संबंध चाहता है लेकिन हम भूगोल नहीं बदल सकते। यह देखना बेहतर होगा कि हम कैसे अपनी समस्या और स्थिति को ठीक कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारत की ओर से 2019 में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया था। भारत इस बयान पर कायम रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है लेकिन इस बात पर जोर देता रहा है कि इस तरह से जुड़ाव के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त माहौल को बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी की होगी। आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में पाकिस्तान से जो व्यापार $830.58 मिलियन का था वह 2021 में घटकर $329.26 रह गया है। यूएस मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारतीय विकास मॉडल की प्रशंसा, मतलब संयुक्त राष्ट्र के 52वें मानवाधिकार परिषद की जिनेवा बैठक में दौरान भारतीय विकास मॉडल की प्रशंसा की गई है। इस दौरान गैर सरकारी संगठनों ने भारतीय शिक्षा मॉडल पर प्रकाश डालते हुए उनकी खूबियां बताई है। साथ ही अन्य सदस्य जो देशों से इसके अनुसरण की अपील किया गया है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC जैसे जुड़े जो गैर सरकारी संगठन है इसको इको फाउंड के साईं पंत ने एक दलित लड़की की कहानी भी साझा की। उन्होंने बताया वह जेनेवा में पढ़ाई कर रही है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा दी गई 1 करोड़ रुपए की लाभार्थी रही है। संपत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में 20 करोड़ दलितों का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान का विषय है। स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने के लिए मुझे भारत सरकार की ओर से दी गई छात्रवृत्ति के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में दलितों की स्थिति अन्य देशों की जनसंख्या की स्थिति बेहतर है। भारत में विविध समुदाय और पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा बाधाओं को तोड़ा जा रहा है और अवसर पैदा किए जा रहे हैं। वहीं अफ्रीकी संघ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सोमयाजी ने भारत के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने आज़ादी के बाद से ही मानवाधिकार का संरक्षण किया है। हाल के वर्षों में भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के कदम उठाए गए हैं। इनमें कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उठाए कदम भी शामिल हैं। तो अगर देखा जाए तो आज कुछ खास न्यूज़ नहीं था, संडे है तो इस वजह से मैंने जो भी न्यूज़ आर्टिकल था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसी को डिस्कस किया हूँ। कृपया इस वीडियो को जो अभी तक शुरू से लास्ट तक नहीं देखें कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। देखा जाए तो एक चंबल नदी में बड़ी डॉल्फिन आपका इन्वॉल्वमेंट का टॉपिक होगा कि घड़ियाल और मगरमच्छ भी बढ़े हैं चंबल नदी में। चंबल घड़ियाल अभयारण्य में हाल ही में जलीय कहा जा रहा है कि हाल ही में गणना किया गया जिसमें नदी में डॉल्फिन बढ़कर 96 हो गया है। पिछली वर्ष यहाँ 71 डॉल्फिन मिली थी, वृद्धि हुई है। तो
वृद्धि हुआ है। तो ये आज का जो टॉपिक था उसको सारे टॉपिक्स को मैंने आपके लोगों के सामने डिस्कस किया है। कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो भी अगर हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया इस वीडियो को शुरू से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे क्या होगा कि आपका आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा आसानी से आपको प्राप्त हो सके। चलिए ठीक है, बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।